हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। 2 आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं, एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन एंड रोड फ्रॉम दुबई। इस आर्टिकल में हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन फ्रेमवर्क है क्या और क्या क्या चैलेंजेस इसमें फेस किए जा रहे हैं। इस तरह का मेंस में आपको 2024 में क्वेश्चन आ सकता है, पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है डेट डिबेट। आईएमएफ का जो रीसेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है रिलेटेड टू डेट रिस्क असेसमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप इसको मेंस में मेंशन भी कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है अ प्रॉमिस टू कीप। इसमें हम ड्रग मीनेंस इशू को डिस्कस करेंगे, पंजाब के और ओवरऑल इंडिया के क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। GS1 आस्पेक्ट कवर करेंगे, चैलेंजेस और मेजर्स की बात करेंगे जो आपको पूछा जा सकता है मेंस में। और हम GS4 के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से एटीट्यूडनल और बिहेवियर चेंज कर सकते हैं यंग जनरेशन में, वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको GS4 एथिक्स में पूछा जा सकता है। 1 और 4 दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन एंड द रोड फ्रॉम दुबई। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन में क्या क्या चीज़ें टारगेट की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्री में भी और मेंस में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, द ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन COP 28 इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन बट इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस कॉमेंट। इस तरह का क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपको 2024 मेंस में दिख सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे लिखेंगे आंसर। फ्रेमवर्क क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन फ्रेमवर्क के बारे में लिखेंगे, ठीक है, जो कि COP 28 में अडॉप्ट किया गया है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद इस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज की गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, चैलेंजेस पूछा है, तो चैलेंजेस के बारे में लिख सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में बढ़िया सा कंक्लूजन दे के इस आंसर को हम ख़त्म करेंगे। 10 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एडाप्टेशन क्या होता है और मिटिगेशन क्या होता है हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्ड्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हमेशा 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि जो ग्लोबल एफर्ट है एडाप्टेशन में और मिटिगेशन में टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 2 वर्ड हमेशा यूज़ किए जाते हैं। मिटिगेशन में क्या किया जाता है, अगर बोला गया कि ये पर्टिकुलर स्कीम मिटिगेशन एफर्ट करने के लिए है, इसका मतलब क्या है, मिटिगेशन से हम ग्रीन हाउस गैस को कम करते हैं, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस अगर कम होगी तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज जो है नलीफाई होगा। क्लाइमेट चेंज बेसिकली धीरे धीरे कम होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है कम होने लगेगी। अगर पहले 3 डिग्री टेम्परेचर से ओवरऑल टेम्परेचर राइज होने लगा था, तो अगर हम मिटिगेशन करेंगे तो उसको हम कम करके 2.5 तक पहुंचा सकते हैं, 2 डिग्री तक पहुंचा सकते हैं। एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, जनरली एडाप्टेशन का मीनिंग क्या है, एडाप्टेशन का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट न्यू सिचुएशन। अपने आप को इस तरीके से चेंज करना कि जो नई सिचुएशन, नए हालात बन गए हैं उसके हिसाब से आप जीना सीख जाएं। इसका मतलब क्या है एडाप्टेशन का, एडाप्टेशन जब हम एफ़र्ट की बात करते हैं तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं, वो सारे एफ़र्ट डालते हैं जिससे हम ग्रीन हाउस गैस से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है उसको कैसे कम किया जाए। ठीक है, मतलब अब हमें इस बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ कैसे जीना सीखें, एडाप्ट कैसे करें, इसको हम क्या बोलेंगे, एडाप्टेशन एफर्ट्स बोलेंगे। अब एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। एक एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए कि मिटिगेशन एफर्ट का एग्जांपल की बात करें, आपने मेट्रो बनाया। मेट्रो बनाने से क्या होगा, मेट्रो बनाने से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोग व्हीकल यूज़ नहीं करेंगे, कार यूज़ नहीं करेंगे, तो ओवरऑल जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है और व्हीकुलर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो जाएगा।
तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो एफर्ट होगा ये क्या होगा, मिटिगेशन एफर्ट कहलाएगा। एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, प्लांट एफॉरेस्टेशन। ठीक है, प्लांट जो है आप वापस लगाइए, खूब सारे प्लांट्स लगाइए, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बेसिकली सिंक इन करेगा। जो भी CO2 वगैरह रिलीज़ हो रहा है उसको क्या करेगा, सिंक करेगा। तो ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली ये मिटिगेशन एफर्ट कहलाएगा। एडाप्टेशन एफर्ट क्या होंगे, मान लीजिए आपने साइक्लोन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया कि साइक्लोन आता है तो लोगों को कहाँ जाना है ना। आपने एक बहुत बढ़िया रोड डेवलप कर दी और उस रोड के थ्रू एकदम हाई पॉइंट पे जा सकते हैं। ठीक है, हाई पॉइंट डेवलप कर लिया कहीं पर जहाँ हाई पॉइंट में ऊपर पहुँचा जा सकता है। जैसे ही साइक्लोन आए सारे लोग इस हाई पॉइंट पे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, साइक्लोन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स तो होंगे ही, लेकिन हम प्रॉपर्टी और लोगों के लॉस को, लॉस ऑफ लाइफ को कैसे कम कर सकते हैं, एडाप्टेशन कर सकते हैं, एडाप्टेशन के थ्रू कम कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या हो रहा है, ये एडाप्टेशन एफर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे इम्पैक्ट को कम किया जा सके, किसके, ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट के, या फिर जो डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, उसकी हमारे लाइफ में जो इम्पैक्ट है उसको कम करते हैं, तो क्या होगा, एडाप्टेशन एफर्ट्स कहलाएगा। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। COP28 में ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन फ्रेमवर्क जो है क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। ऑब्वियसली COP27 और 26 दोनों में जो है काफ़ी एफर्ट लगाए गए थे, तब जाके COP28 में ये फाइनली ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन क्या किया गया है, इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। जितना हम लोग ध्यान मिटिगेशन पे दे रहे हैं उतना एडाप्टेशन पे भी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि केवल 1.1 डिग्री अभी ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ हुआ है। अगर आप देखें एनुअल टेम्परेचर या फिर ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है एवरेज कितना बढ़ गया है, 1.1 डिग्री। और उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट देख रहे हैं आप, कितना ज़्यादा फ्लड आ रहा है, कितने ज़्यादा ड्रॉट पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो रहा है, लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, प्रॉपर्टी लॉस हो रही है। इसलिए हमको एडाप्टेशन की भी उतनी ज़रूरत है जितनी मिटिगेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अर्जेंसी है किसमें, एडाप्टेशन एफर्ट्स को करने के लिए। इसलिए ये जो ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन फ्रेमवर्क लाया गया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। ठीक, अब क्या है ये, इसमें क्या डिसाइड किया गया है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, आंसर का, द मेन टारगेट इन GCA इंक्लूड्स parties to the Paris Agreement having conducted up-to-date assessment of climate hazard, climate change impact and exposure to risk and vulnerabilities, and having used the outcome of this assessment to inform their formulation of national adoption plan। तो पहला टारगेट तो ये है कि सबसे पहले असेसमेंट किया जाएगा क्लाइमेट हज़ार्ड्स का। ठीक है, जो जो हज़ार्ड हैं उसका असेसमेंट करेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट क्या है, कितना रिस्क है, कितनी वनरेबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ों का असेसमेंट किया जाएगा। और जो नेशनल एडाप्टेशन प्लान्स हैं, इन सारे डेटा के थ्रू नेशनल एडाप्टेशन प्लान में इनपुट करके एक प्रॉपर नेशनल एडाप्टेशन प्लान सारी कंट्रीज़ बनाएगी। तो ये क्या होगा, हमारा पहला टारगेट होगा। और ये कब तक कंप्लीट करना होगा, बाय 2030। ठीक, पहला टारगेट है कि हम सारा असेसमेंट करेंगे, वनरेबिलिटीज़ देखेंगे, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या रिस्क बढ़ रही है वो सारी चीज़ें देखेंगे, कौन सा एरिया है जहाँ रिस्क ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हम नेशनल एडाप्टेशन प्लान डेवलप करेंगे। सारी कंट्रीज़ डेवलप करेगी, कब तक करेगी, बाय 2030। ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा क्या, By 2027 all the parties have to establish multi-hazard early warning system। 2027 तक सारी पार्टीज़ को क्या डेवलप करना है, मल्टी हज़ार्ड का मतलब है कई सारे डिज़ास्टर को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, सुनामी हो सकती है, साइक्लोन हो सकता है। तो मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन सर्विस फॉर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन सर्विस जो है डेवलप की जाएगी ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट इम्प्रूव क्लाइमेट रिलेटेड डेटा। ठीक है, बेसिकली हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वनरेबिलिटीज़ मैपिंग पे, जोनिंग पे, ये सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन और डेटा रिलेटेड चीज़ों पे सारा फोकस है हमारा। और ये सब हम कब करेंगे, बाय 2027। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये बेसिकली ग्लोबल फ्रेमवर्क है। अब इसके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा
इनिशियल पॉइंट आप लिख देंगे ये सारी चीज़ें कि क्या क्या टारगेट किया जा रहा है। चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज क्या है? लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इन एलडीसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है लो डेवलप्ड कंट्रीज़ की और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उसके कारण वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको लो डेवलप कंट्रीज़ में कम मिलती है। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज आपको कम मिलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दूसरा क्या है? लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूसेस देयर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। अगर हम कंट्री की बात करें है ना, नेशनल गवर्नमेंट की बात करें तो एडाप्टेशन प्लान में जनरली नेशनल गवर्नमेंट ही ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। क्यों करती है अभी बाद में बताएंगे। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण ऑब्वियसली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो वो इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। एडाप्टेशन प्रोग्राम में जो खर्चा करने की ज़रूरत है वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो बड़ा चैलेंज है वो भी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। जब आप कोई भी गोल बनाते हैं, टारगेट देते हैं, तो आप उसको जब तक के चेक नहीं करेंगे कि वो टारगेट जो है पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तक के वो टारगेट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने टारगेट सेट किए, और वो जो टारगेट हैं उसको असेस करने के लिए हमारे पास एक मैट्रिक है। क्या है? CO2 इक्विवेलेंट। ये मैट्रिक हमको मिटिगेशन जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट्स एन यूनिवर्सल मैट्रिक। सारी कंट्रीज़ का हम कैसे चेक करते हैं कि मिटिगेशन एफर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर CO2 का कॉन्सनट्रेशन कम हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट से, और CO2 का जो एमिशन है वो कम हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट से, तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे? इट्स अ मिटिगेशन एफर्ट। लेकिन एडाप्टेशन में कैसे कर सकते हैं ये? एडाप्टेशन के लिए तो हमारे पास कोई यूनिवर्सल मैट्रिक है ही नहीं, तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, हम इसका असेसमेंट कैसे करेंगे? ये हमारा थर्ड चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो यूनिवर्सल मैट्रिक है इसको डेवलप करना भी बहुत आसान नहीं है। आप एडाप्टेशन का किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी वाइज कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं, कौन सी कंट्री ने कितना पैसा दिया, लेकिन ये भी सब्जेक्टिव हो जाएगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या लो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। तो कौन सी कंट्रीज़ का एडाप्टेशन एफर्ट को सक्सेसफुल माना जाएगा, किसके नहीं माना जाएगा, जो टारगेट है वो पूरे हो रहे हैं, उसका हम कैसे असेसमेंट करेंगे? ये सारे सवाल के जवाब COP 28 में नहीं दिए गए हैं। और कब जो है ये यूनिवर्सल मैट्रिक बनाया जाएगा, कैसे बनाएंगे, कौन बनाएगा, ये सारे क्वेश्चन भी अनआंसर्ड हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ चैलेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट चैलेंज है देयर इज़ अ वाइडनिंग ऑफ गैप बिटवीन अवेलेबल फाइनेंस फॉर एडाप्टेशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मीटिंग एडाप्टेशन टारगेट। क्या कह रहा है? हमने जो गोल्स बनाए हैं, जो टारगेट बनाए हैं इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, अगर हम उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालें तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो हमारे पास अवेलेबल फाइनेंस है, ठीक है, अवेलेबल क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, ये अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जितनी पैसे की हमें ज़रूरत है और जितने पैसे हमारे पास हैं, ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, एक डेटा भी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए डेटा डाल सकते हैं। OECD का रिसेंटली डेटा आया है, डेवलप कंट्रीज शॉर्ट ऑफ $17 बिलियन in 2020 to mobilize $100 billion अकॉर्डिंग टू COP19 कोपेगन समिट। ठीक है, कोपेगन समिट में क्या डिसाइड हुआ था? बाय 2020 सारी डेवलप कंट्रीज़ कितना मोबिलाइज करेगी? $100 बिलियन। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब डिसाइड हुई थी? COP15 में। ठीक है, कोपेगन समिट में, जो कि 2009 में हुआ था। इसमें भी OECD के डेटा के हिसाब से डेवलप कंट्रीज़ कितना शॉर्ट रह गई है? 17 बिलियन शॉर्ट रह गई है। तो ये जितना टारगेट दिया गया है, मिनिमम जो टारगेट है वही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल क्लाइमेट फाइनेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, और ये बहुत बड़ा इशू है। एक दो डेटा आर्टिकल में भी दिया है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। एस्टिमेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड NDC और नेशनल एडाप्टेशन प्लान इंडिकेट अ फिगर ऑफ 71 बिलियन पर ईयर फ्रॉम नाउ टू 2030। हमें कितना जो है लगेगा कॉस्ट, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी है? 71 बिलियन पर ईयर।
ये हमें एडाप्टेशन के लिए खर्चा करने की ज़रूरत है, मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग जो है ऑलरेडी अगर देखें तो डेवलप कंट्रीज़ 83.3 बिलियन जो है 2020 में मोबिलाइज़ किए, और इसमें भी जो मोबिलाइजेशन किया गया है, ठीक है, ये आपको 71 बिलियन से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एडाप्टेशन और मिटिगेशन दोनों एफर्ट के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ही पॉइंट हमारा क्या है, यही चीज़ को बताने के लिए है नेक्स्ट चैलेंज कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बायस इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग इन फेवर ऑफ मिटिगेशन एज कंपेयर टू एडाप्टेशन। मतलब जितना भी क्लाइमेट फाइनेंस इकट्ठा किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है, वो फाइनेंस किस में खर्चा होता है, मिटिगेशन एफर्ट में, एडाप्टेशन में खर्चा नहीं किया जाता है उसको। मतलब जो लो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके एडाप्टेशन एफर्ट्स में उन्हें खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ कोई ज़्यादा मदद नहीं कर रही है। इसका रीज़न क्या है, ऑब्वियस रीज़न है ना। अगर आप मिटिगेशन को देखें तो मिटिगेशन का फ़ायदा पूरे वर्ल्ड को होता है और एडाप्टेशन का फ़ायदा उस पर्टिकुलर कंट्री को होगा, है ना। अगर मैं रोड बना दे रहा हूँ जहाँ से मैं अपने लोगों को ऊपर की तरफ लेके जा सकता हूँ कि अगर फ्लड आ जाए तो सारे लोग ऊपर चले जाएं, उसका फ़ायदा किसको होगा, उस पर्टिकुलर विलेज के लोगों को या उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को, है ना। यूएस को तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग सारा एफर्ट काय में डालते हैं, मिटिगेशन, ताकि जो ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा तो ओवरऑल किसको, सारी दुनिया को फ़ायदा होगा। तो इसी रीजंस के कारण बेसिकली क्या होता है, एडाप्टेशन में जो होने वाला इन्वेस्टमेंट है, जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड मोबिलाइज कर रहा है, वो सारा का सारा किधर जा रहा है, मिटिगेशन में जा रहा है, एडाप्टेशन में जा रहा नहीं है। ठीक है, अगर एक स्टडी की बात करें, द स्प्लिट बिटवीन मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन फाइनेंस इज 95:5। मतलब मिटिगेशन में अगर 100 रुपये है तो 95 रुपये मिटिगेशन में खर्चा किए जाते हैं और 5 रुपये जो है एडाप्टेशन में खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप बात करें टोटल एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 को अगर कोट करें तो 34% जो है फाइनेंस, टोटल फाइनेंस का 34% एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए खर्चा किया गया है 2020 में टोटल। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेटा हो जाएंगे। और ये जो बायसनेस है टूवर्ड्स मिटिगेशन, ये हमें कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। इसमें आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि GCA इज़ एनकरेजिंग डेवलपमेंट एज इट कंटेन नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स दैट आर वेरी यूजफुल फॉर द कॉज ऑफ एडाप्टेशन। पहली लाइन अच्छे से लिखेंगे कि GCA जो है एनकरेजिंग डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी बात है, एडाप्टेशन करने के लिए बढ़िया एफर्ट किया जा रहा है, बट इट स्टिल फॉल्स वोफुली शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग एडाप्टेशन ऑन पार विथ मिटिगेशन। पर स्टिल ये जो अभी हमने एडाप्टेशन गोल बनाया है वो मिटिगेशन के बराबर नहीं है। अभी भी हम एडाप्टेशन को मिटिगेशन के लेवल पर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एडाप्टेशन एफर्ट्स की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ती रहेगी, मिटिगेशन की कम होने वाली है ना। क्योंकि आप एक समय के बाद अभी 1.1 डिग्री है, जैसे 1.5 डिग्री होगा तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होंगे, तो आपको एडाप्टेशन करना ही पड़ेगा। एक समय के बाद आप मिटिगेशन पे खर्चा करना कम कर देंगे तो बेहतर ये होगा कि आप जो है जल्द से जल्द एडाप्टेशन और मिटिगेशन में इक्वली खर्चा करना शुरू कर दीजिए, है ना। आप मिटिगेशन में पैसा कम खर्चा करना, मतलब पैसा जो है कम ना करें खर्चा करना, लेकिन एडाप्टेशन एफर्ट्स में जो फाइनेंसेस हैं उसको मोबिलाइज करना ज़रूरी है, उसमें एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी है। ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन हमने एड्रेस कर दिया है। ठीक, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डेट डिबेट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड डेटा आपको पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड ट्रेंड्स आपको पूछे जा सकते हैं। बेसिकली जो आर्टिकल है IMF की रीसेंट असेसमेंट के ऊपर आया है। इंडिया से रिलेटेड एक असेसमेंट किया गया था, एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और ये चीज़ आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। सिर्फ मेंशन वाली चीज़ें ही आपको काम आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो IMF की सॉवरेन डेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है,
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो गवर्नमेंट का डेट है वो वर्स्ट केस सिनेरियो में कहाँ तक पहुँच सकता है, 100% के बियॉन्ड पहुँच सकता है इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बाय 27-28 जो डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं 100% से अधिक हो सकता है। 100% से अधिक अगर गवर्नमेंट का डेट बढ़ जाता है तो ये चिंता की बात है। किसके लिए चिंता की बात है? इन्वेस्टर्स के लिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं और इंडिया के लोग जो अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए खतरा है। क्यों खतरा है? अगर गवर्नमेंट का डेट आने वाले समय में बढ़ता चला जाएगा तो गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट भी तो कर सकता है। तो आपने जो पैसा सरकार को दिया है वो पैसा हो सकता है सरकार आपको वापस ना कर पाए और आपका पैसा डूब जाए। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ क्या लग रहा है, इस रिपोर्ट के बाद थोड़ा डर लगना शुरू हो गया कि क्या इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इतना नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो जो जीडीपी होगी उस पर असर पड़ेगा। और इंडिया को सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर से इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इंडिया के बाहर से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और जो बाहर से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो एक्स्ट्रा कैपिटल होती है, वो एक्स्ट्रा कैपिटल इंडिया में जाके, है ना, जो हमारे मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है मनी क्रिएट करती है। और फिर ये मनी जो है आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल में और पूरा जो है साइकिल में आ जाता है हमारी इकॉनमी के, और ओवरऑल ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, बेनिफिट होता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, बाहर से पैसा आता है और अंदर से जो लोग हैं इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का डेट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो लोग इन्वेस्ट करने से डरेंगे। इसी डर के कारण सरकार के द्वारा 4 दिन बाद, ठीक है, एक स्टेटमेंट जारी किया गया। और सरकार ने जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट आईएमएफ में दी गई है, जो डेटा दिया गया है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। और अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करेंगे तो सिमिलर डेटा यूएस, यूके और चाइना के लिए भी दिया गया है, और उनका जो डेटा है वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। फॉर एग्जांपल अब यूएस की बात करें तो वहाँ पर 160% के आसपास क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का डेट हो सकता है। 140% किसके लिए है, यूके के लिए, और चाइना के लिए तो 200% बताया गया है वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने लोगों के, इन्वेस्टर्स के फियर्स को कम करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो आईएमएफ की रिपोर्ट को खारिज नहीं कर रहे हैं, है ना, रिफ्यूट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये बहुत सारे प्रिजम्पशंस के साथ जो है रिपोर्ट बनाई गई है, कि अगर बहुत सारे ऐसे अजम्पशंस लिए गए कि अगर ऐसा होता है वैसा होता है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है और वर्स्ट हो जाता है, कई तरह की वॉर शुरू हो जाती है, तो उस वर्स्ट केस सिनेरियो में इंडिया का जो डेट होगा वो इतना पहुंच सकता है, ये कहा गया है। ये स्टेटमेंट किसने जारी किया है, मिनिस्ट्री ने जारी किया है, ताकि जो इन्वेस्टर है उनके फियर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अभी बात करें तो कंबाइंड डेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टूड एट 81% ऑफ जीडीपी इन 2022-23। 2020-21 में कितनी थी, 88%, ठीक है, 89% थी जहाँ तक मुझे याद है। 9.3% के आसपास जो फिस्कल डेफिसिट था वो पहुँच गया था सेंट्रल और स्टेट का, ठीक है। अगर आप एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट को याद करें जो कि एफआरबीएम पे बनी थी, उसने कहा था 2022-23 तक जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, और अभी कितना है, 81% है, 21% अधिक है। फिस्कल डेफिसिट की भी बात की गई थी और बोला गया था फिस्कल डेफिसिट भी अराउंड 2.5% होना चाहिए 2022-23 तक। ये सब किसकी रिकमेंडेशन थी, एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। लेकिन क्या हुआ है, चूँकि जो ग्लोबली हम लोग काफ़ी चीज़ों से अफेक्ट हुए हैं, जैसे कि 2008 में भी हुआ था, है ना। 2008 में जब फर्स्ट टाइम हम अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट से अलग हुए थे, तब क्या हुआ था, पूरी दुनिया में ग्लोबली रिसेशन आ गया था। तो रीज़न्स जो है जनरली एक्सटर्नल रीज़न रहे हैं इंडिया के अपने जो टारगेट हैं फिस्कल डेफिसिट के, उससे अलग जाने के, है ना, उससे दूर जाने के हमेशा रीज़न ग्लोबली रहे हैं, वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 के कारण जो अभी वाला डेफिसिट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, कोविड-19 के कारण। उसके बाद फिर यूक्रेन वॉर आ गई, उसके बाद फिर पैलेस्टीन इजराइल इशू आ गया। इस तरह के जो इश्यूज़ आ जाते हैं उसके कारण ऑब्वियस है कि पूरे दुनिया में स्टेबिलिटी ख़त्म होने लगती या इनस्टेबिलिटी आ जाती है। उसी के कारण कई बार क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और क्रूड ऑयल सारा का सारा इंडिया इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करेगा तो उसे डॉलर में पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो
इंडिया का जो डेफिसिट होगा वो बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट हाई होने लगेगा। तो अगर देखें तो जनरली जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल रहे हैं इंडिया के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अचीव ना करने में, या फिर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा राइज होने में, चाहे वो 2008 हो या 2020 हो। इंडियन गवर्नमेंट को क्या करने की कोशिश करना चाहिए, फिस्कल कंसोलिडेशन पर फोकस करना चाहिए। जो सब्सिडीज़ हैं अननेसेसरी उसे रैशनलाइज करो। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करिए। फॉर एग्जांपल सब्सिडी रैशनलाइज करिए, सब्सिडी जहाँ पर आप कम कर सकते हैं वो करिए, टारगेट कर दीजिए सब्सिडीज़ को, है ना। जो वेस्टफुल मनी है उसको कैसे कम किया जाए, साथ ही में आप रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं। जो टैक्स कंप्लायंस है उसको बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। एन.के. सिंह कमेटी की एक रिकमेंडेशन आई थी, क्या थी वो, फिस्कल काउंसिल को बनाने की ज़रूरत है। सरकार ये भी सोच सकती है कि फिस्कल काउंसिल को बनाया जाए। सरकार ने जो टारगेट है वो कर रखे हैं, फिस्कल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाना है बाय 25-26। अभी देखें इस साल का तो वो कितना परसेंटेज है, 5.9% के आसपास है। तो सरकार का ये जो टारगेट है इसी में रहने की ज़रूरत है। चिंता की बात क्या है, इलेक्शन ईयर में भावना में बह करके जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, है ना, जो अपने यहाँ हैं अभी फ़िलहाल, वो लोग ऐसे अनाउंसमेंट कर देते हैं जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाले होते हैं और जिससे फिस्कल बर्डन बढ़ जाता है। उसका लोगों को उतना फ़ायदा भी नहीं मिलता है और सिर्फ कुछ सेक्शन को बेनिफिट मिलता है उससे। कुछ सेक्शन को बेनिफिट देने के लिए ये सारे पॉपुलिस्ट मूव लाए जाते हैं। सरकार को इन सारे कदमों से बचना चाहिए, खासकर इलेक्शन ईयर्स में, ताकि जो फिस्कल बर्डन है वो और ज़्यादा ना बढ़े और फिस्कल कंसोलिडेशन किया जा सके। जो इन्वेस्टर्स के फियर हैं उसे क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। और इस रिपोर्ट को खारिज करने से बेहतर ये है कि सरकार जो है एक्शन पे फोकस करे। ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है अ प्रॉमिस टू कीप। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और बेसिकली जो आर्टिकल है वो ड्रग मेनेंस इशू के ऊपर आया हुआ है। इंडिया का ड्रग मेनेंस इशू पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। आपको GS1 में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्यन खान वाला इशू हुआ था। अभी तक के ये इशू के बाद भी ड्रग मेनेंस प्रॉब्लम पे सवाल नहीं आया है, पेंडिंग है। 2024 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या आप सजेशन दे सकते हैं इसको डील करने के लिए, ये सारी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो GS1 में आपको पूछा जा सकता है। एक चीज़ जो आपको GS4 में भी पूछी जा सकती है, एथिक्स में, ठीक है, आपको बढ़िया सा क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि जो आजकल की यंग जनरेशन है, जो जेनजीज़ हैं, वो ड्रग को यूज़ करना काफ़ी कूल मानते हैं। तो आप इस जनरेशन का एटीट्यूड और बिहेवियर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि ये जो है ड्रग एब्यूज़ की जो आदतें हैं वो उनको ना पड़े, और ओवरऑल जो ड्रग मेनेंस इशू है इंडिया में, जो ड्रग के कंजम्पशन है वो धीरे धीरे कम हो सके। तो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। आपने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखा है, उनके कई बार वीडियोस वायरल भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उन्हें क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये लोग ड्रग वगैरह लेते रहते हैं, और फिर वैसे वीडियोस वायरल होते हैं। उससे बाकी लोगों को भी, है ना, जो बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी ये ख़राब आदतें पड़ सकती है। तो इस तरीके से आप एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज के लिए क्या कर सकते हैं उस पर आपको आंसर देना है, और ये आप थोड़ा सा खुद सोचेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आर्टिकल। बेसिकली जो आर्टिकल है वो पंजाब गवर्नमेंट का जो रिसेंटली क्रैकडाउन किया जा रहा है ड्रग मेनेंस पे, है ना, जो नई सरकार बनी है, जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ड्रग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे, उन लोगों ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने तेज़ी से क्रैकडाउन करना शुरू किया है, ठीक है। लगभग 11,156 FIR फाइल हो चुकी है अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर। कब से कब के बीच में, 2022 अप्रैल से लेके फरवरी 2023 के बीच में, है ना। कुछ कितने महीने हुए होंगे, ऑलमोस्ट 10 महीनों में 11,156 FIR फाइल की जा चुकी है, और इसमें लगभग 10% ऐसे केस हैं जिसमें वुमेन सेंटर में है। मतलब ये जो वुमेन है ये एज अ पेडलर काम कर रही है, और ये चिंता की बात है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। रिसेंटली ये भी पाया गया है स्टडी में, इंडियन एक्सप्रेस की स्टडी थी उसमें, कि जो नशीली गोलियां हैं
फार्मास्यूटिकल ओपियाइड्स, इसका जो यूज़ है, पॉपुलरिटी है, वो बढ़ती जा रही है। चिट्टा और हीरोइन, जो हीरोइन आपने उड़ता पंजाब में देखा होगा, इंजेक्शन लगाते हैं सरदार जी, वो हीरोइन और चिट्टा, इसका जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एक यूनिफॉर्म पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। पंजाब में इतना ज़्यादा ड्रग का इशू क्यों है? क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है किसका? पाकिस्तान का। और अगर आप देखें तो पंजाब जो है सेंट्रल में है किसके? गोल्डन क्रीसेंट के। गोल्डन क्रीसेंट क्या है? बेसिकली 3 कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है ना। जो ओपीएम है, जो पॉपी प्लांट है, उसका प्रोडक्शन इन 3 कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इसे गोल्डन क्रीसेंट कहा गया है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? इंडिया को, ठीक। इसी तरीके से एक ग्लोबल ट्रायंगल है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। ग्लोबल ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री है ये आप लोग खुद गूगल सर्च करके देखेंगे, थोड़ी मेहनत आप लोग खुद भी करिए, ठीक है। तो इंडिया, इसके कारण दोनों तरफ से, बॉर्डर के दोनों साइड से गोल्डन क्रीसेंट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में गोल्डन ट्रायंगल होने के कारण बहुत ज़्यादा बॉर्डर से, इंटर स्टेट बॉर्डर से ड्रग स्मगलिंग की प्रॉब्लम झेल रहा है और उसके कारण इंडिया में बहुत ज़्यादा ड्रग की सप्लाई भी हो रही है। लेकिन डिमांड भी बहुत बड़ा इशू है ना। तो सरकार जो है बहुत तेज़ी से काम कर रही है क्रैकडाउन पे। सप्लायर को सप्लायर पे जो है क्या किया जा रहा है? रेड की जा रही है, सप्लाई को रोकने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में डिमांड को कम करने पे भी फोकस किया जा रहा है। जो बच्चे लोग एब्यूज़ में है ना लगे हुए हैं, ड्रग एब्यूज़ में पकड़ा रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेशन कैंप में, है ना, कैंपेन के थ्रू जो है उन्हें ट्रीट किया जा रहा है और अवेयरनेस बढ़ाने का काम भी सरकार कर रही है ना। सरकार अवेयरनेस कैसे बढ़ा रही है? गली क्रिकेट के थ्रू, स्ट्रीट प्ले के थ्रू और साइक्लोथॉन्स के थ्रू, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? बिहेवियर चेंज करने के लिए किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो एथिक्स में आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक, कि आप जो है बिहेवियर चेंज करने के लिए स्ट्रीट प्ले, गली क्रिकेट और इसके थ्रू अवेयरनेस बढ़ाइए। अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग जो है सब्सटेंस एब्यूज़ कम करेंगे, इससे हमारी जो डिमांड होगी वो कम होगी। लेकिन सप्लाई का इशू अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो हमारी बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है और वहाँ से जो है पाकिस्तान के थ्रू ना ड्रग बहुत ज़्यादा क्या होता है? ट्रैफिकिंग की जाती है हमारे इंडिया में। तो ये वाला इशू अभी भी बना है। एक इशू जो वुमेन वाला है, 10% केसेस में वुमेन जो है पैडलर पकड़ाई गई है, ठीक है। ये चिंता की बात है। इसका रीज़न जो है इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से क्या होना चाहिए? डायरेक्टली इसे किससे लिंक किया जा रहा है? पॉवर्टी से। ये महिलाएं जनरली बहुत गरीब हैं और पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं और जल्द से जल्द जो है पैसा कमाना चाहती हैं। तो पैसे के टेम्पटेशन में ये सारी चीज़ें, है ना, पैडलिंग का काम कर रही हैं, ठीक है। ड्रग को इधर से उधर करने का काम कर रही हैं। महिलाओं पे उतना डाउट भी नहीं होता है, इसलिए जो है महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। तो सरकार को किस पे फोकस करने की ज़रूरत है? खासकर जो मालवा एरिया है पंजाब का, वहाँ की वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व है। इस एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि जो है जितना जल्दी यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ के लोग, है ना, ये पैडलिंग वगैरह में खासकर महिलाएं इन सारी चीज़ों से दूर रहेगी और इन्हें वापस जो है सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने का मौका देने की ज़रूरत है, ठीक। छोटे छोटे माफिया पे भी अटैक कर रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज जो माफिया हैं, ड्रग माफिया, उन पे भी सरकार को अटैक करना चाहिए, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो चैलेंजेस एक्चुअल में आपको जो मेंस में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले तो ड्रग मीनेंस प्रॉब्लम के चैलेंजेस हम लिखते हैं। पहला है लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू कॉम्बैट ड्रग अब्यूज़, ठीक है। अपने पास ट्रेन पर्सनल की कमी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की कमी है, जिससे हम ड्रग अब्यूज़ को कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो कि लॉ के अंदर कवर नहीं है। थर्ड जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है डार्क नेट ईजिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। पूरा का पूरा पैसा जो है डार्क नेट के थ्रू, है ना, ट्रांजैक्शन हो जाता है और उसके थ्रू ड्रग का जो ट्रैफिकिंग है वो आसान हो जाती है। फोर्थ है पुअर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है। फिफ्थ है नेक्सस ऑफ पॉलिटिक्स एंड ड्रग माफिया, एग्जाम्पल इन पंजाब। उड़ता पंजाब में आपने देखा होगा और ये एक्चुअल में ऐसा होता है। पंजाब में माफिया, ड्रग माफिया और पॉलिटिक्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसके कारण इसका बहुत ज़्यादा एब्यूज़ बढ़ चुका है, ठीक। और हमारा लास्ट क्या है? सोशल स्टिग्मेटाइजेशन, जो GS4 में आप लिख भी सकते हैं। इसके कारण जो बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो रहा है, पेरेंट्स ट्रीट कराने ही नहीं जाते अगर उन्हें पता भी चल जाता है, क्योंकि समाज क्या सोचेगा, क्योंकि स्टिग्मा लगा के रखा गया है ड्रग के साथ। हम मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहले तो लॉ एनफोर्समेंट को
स्ट्रेंथन करी है, जो पंजाब ने अभी किया है। लगभग 11,000 जो है क्या की FIR की है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बना सकते हैं ताकि हर वर्ग का आदमी क्या कर सके, इस ट्रीटमेंट को ले सके, और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम सप्लाई रिडक्शन, हम जो सप्लाई है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। हमें जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको क्या करना, जो बॉर्डर है उसके कंट्रोल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो पोरस बॉर्डर है वहाँ पर फेंसिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत है ताकि जो है वहाँ से जो ड्रग आ रहा है उसको रोका जाए, उसके कारण सप्लाई को रोका जाए। नेक्स्ट हम कर सकते हैं जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हम उससे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ड्रग एब्यूज़ को या ड्रग मेनेंस प्रॉब्लम को डील करने की वो शेयर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इंटरपोल के साथ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रोन का इस्तेमाल कर लो बॉर्डर एरिया में ताकि आप जो ड्रग आ रहा है उसे पकड़ पाओ। दूसरा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हो टू आइडेंटिफाई ड्रग नेटवर्क। जो ड्रग नेटवर्क चल रहा है डार्क नेट में, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए AI यूज़ कर सकते हो, बिग डेटा यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे, मेजर्स हो जाएंगे। ये बेसिकली अपना पूरा मेंस का एक क्वेश्चन हो जाएगा। होपफुली आपको सारा आर्टिकल समझ में आ गया है। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।